चलिए हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हुए देखो हम लोग का टॉपिक है, जैसे आज एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के रूप में स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स। बताओ स्प्रिंग क्या है। स्प्रिंग के बारे में हम लोग को डिफिनेशन हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग कहते हैं किसको है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, मतलब वैसा शेप जो उसके शेप को बिगाड़ने का काम आता है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो अपने वस्तु को रीगेन कर लेता है वापस, या पूरा शेप बिगड़ा हुआ रह सकता है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट में ऐसा गुण होता है, लेकिन वो नोटिस नहीं होता है, वो पता नहीं चलता है। जबकि स्प्रिंग में क्या है, तो इसमें तुम्हारे पास डिफॉर्मेशन और फिर से रीगेन, डिफॉर्मेशन और फिर से रीगेन आसानी से नोटिस किया जा सकता है। मतलब छोटा सा डिफरेंस दे सकते हैं कि स्प्रिंग तुम्हारे पास क्या है। स्प्रिंग इज अ सिस्टम, स्प्रिंग इज अ ऑब्जेक्ट इन विच डिफॉर्मेशन एंड रीगेनिंग, ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल शेप इज क्लियरली विजिबल, चलिए ठीक है, तो डिफरेंस का बात होगी। अब आइए, ठीक है, हम लोग का मेन मतलब है स्प्रिंग फोर्स से। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, आप पढ़े हैं। स्प्रिंग फोर्स जो कहते हैं, जब भी कोई स्प्रिंग, जैसे कोई स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग का एक नेचुरल लेंथ होता है। एक नेचुरल लेंथ मतलब जब उसको छोड़ दिया जाए रिलैक्स, तो जितना वो लेंथ गेन करेगा दैट इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। अगली बात, उस समय उसमें कोई भी तरह का ना डिफॉर्मिंग फोर्स है, ना रिस्टोरिंग फोर्स है, ना भी कोई तरह का टेंशन है, वो आपका नेचुरल लेंथ। लेकिन जब कोई स्प्रिंग को आप कॉम्प्रेस कीजिएगा, या जब कोई स्प्रिंग को आप इलोग्रेट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो अंदर में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, जस्ट अपोजिट टू डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर आप दबा रहे हैं तो स्ट्रेच होने के लिए लगेगा, और स्ट्रेच किए हुए तो उसको फिर से सिकोड़ने के लिए लगेगा, तो एक डिफॉर्मिंग फोर्स डेवलप होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्स। रिपीट कर रहे फिर से, क्या बोले, साधारण अवस्था में नहीं, जब तब नहीं लग जाएगा, लेकिन व्हेन स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस, जब स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया जाता है या स्ट्रेच, कॉम्प्रेस और स्ट्रेच दो परिस्थिति, जब स्ट्रेच किया जाए या कॉम्प्रेस किया जाता है, देन ए रीस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का जो वैल्यू है वो दो बात पर डिपेंड करता है। दो बात पर, कौन कौन सा, एक तुम्हारे पास कितना आप स्ट्रेच किए, कितना कॉम्प्रेस, मतलब लेंथ ऑफ द कॉम्प्रेशन और कॉम्प्रेशन और इलोगेशन। दूसरा स्प्रिंग के नेचर पर, जिसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, उसके नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी आता है स्प्रिंग कांस्टेंट्स। ठीक बात, अगर स्प्रिंग मजबूत है, अच्छा क्वालिटी का, तो के का मान ज्यादा, स्प्रिंग कांस्टेंट का मान ज्यादा। लेकिन अगर स्प्रिंग तुम्हारे पास पुअर क्वालिटी का है, तो के का मान यानी स्प्रिंग कांस्टेंट का मान कम। ठीक बात, जो भी, अब तुम्हारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ एक्स, अगर इसको किसी भी तरह से कॉम्प्रेस कर दिया जाए, ठीक बस, मान लो एक्स डिस्टेंस से, तो इसमें एक फोर्स डेवलप होता है इसी तरह से, जिसका वैल्यू क्या होता है, के एक्स। ये आपका स्प्रिंग फोर्स। इसी के अगेंस्ट मान लो एक स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर दिए ऐसा, तो उल्टा दिशा में आप स्ट्रेच के बाहर, तो अंदर की दिशा में एक फोर्स डेवलप होता है के एक्स, वेयर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक्स क्या है, तो इलोगेशन और कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस। जितना कि कॉम्प्रेस हुआ या जितना फैला उस पर डिपेंड करता है। सो दिस इज के एक्स। बोलो ज्यादा बढ़ गया, के एक्स समझ में आ गया बस। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, नेचर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्स क्या है, इलोगेशन और कॉम्प्रेशन। तो ये दो बात। अब बताइए, अब ठीक है, अब रस्सी के समान, जैसे रस्सी में ना कि पूरे रस्सी में एक टेंशन डेवलप होता है, उसी तरह से इसमें भी बिल्कुल सेम, पूरे स्प्रिंग में एक ही तरह का रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, यानी के एक्स। दिशा कुछ इस प्रकार से, इस देखो, इसमें इधर तो इसमें इधर, इसका अगर तुम बात करते हैं इधर और इधर, जैसा रस्सी में चल रहा था, बिल्कुल वही कंसेप्ट इसमें भी है। अड़ी बस, यह आपका टेंशन। बताओ इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अड़ी बस, इसका भी न्यूमेरिकल्स में मैकेनिक्स का फ्री बॉडी डायग्राम के मदद से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएगा, इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब पूरा वो रस्सी के जैसा सिचुएशन इसका भी है। ठीक है, और देखते हैं, और देखा जाए, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास हम एक स्प्रिंग ऐसा डाल दिए, अड़ी बस एक स्प्रिंग हम इस प्रकार से डाल दिए, ठीक है, ऐसा मान लो इस के का वैल्यू तुम्हारे पास 100 न्यूटन पर मीटर है, और 20 kg का ब्लॉक, और आपसे कहा जाए कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग।
फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक बस, तो क्या हुआ होगा, जैसे हम इसको मान लो ऐसा स्प्रिंग तुम्हारे पास क्या होगा, शुरू में ऐसा स्प्रिंग है मान अटैच किए और इसको धीरे 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 रिलीज किए, हाथ से धीरे धीरे नीचे ले गए, तो क्या हुआ होगा, थोड़ा देर के बाद ये स्थिति आ गया होगा, यहां पर आके रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यही ना सिचुएशन रहा होगा। तो आपको हम क्या बोले कि बताइए कितना इलोगेशन इसमें हुआ, बताइए कि रस्सी में कितना इलोगेशन आया। एक ब्लॉक है 20 kg का ब्लॉक था, इसमें दोबारा पर दिया हुआ है, बताइए कि रस्सी में कितना इलोगेशन आया, कितना रस्सी में इलोगेशंस आया। तो तरीका क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बना, इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर kx और नीचे की ओर क्या लग रहा है, तो इसका अपना वजन 20g। बस इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम है, ऊपर हो गया kx, नीचे हो गया 20g, सो kx बराबर 20g। अड़ेगा k का मान कितना था 100, x बराबर 10 20 into 10, सो x का वैल्यू क्या हो गया 2 मीटर, कुछ ज्यादा ही हो गया। अड़ी बस x का वैल्यू तुम्हारे पास 2 मीटर, तो 2 मीटर का इसमें इलोगेशन आ जाएगा, जो भी है यही आपका इलोगेशन क्या है, तो ठीक है, ऐसा चीज आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लो यही चीज हम इस प्रकार से कर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग, ठीक बस ये देखो, ठीक है, मान लो एक दो स्प्रिंग जोड़ दिए, एक का है K1 और एक में आपका दूसरा स्प्रिंग जोड़ा हुआ है ऐसा, इसका है K2 ठीक बस ये आपका mg। कहा जाए कि फाइंड द इलोगेशन ऑफ द स्प्रिंग्स, तो इलोगेशन ऑफ द स्प्रिंग तो एकदम बिल्कुल रस्सी के समान, भले स्प्रिंग अलग अलग है, ठीक बस भले स्प्रिंग अलग अलग तुम्हारे पास है, लेकिन पूरे रस्सी में टेंशन का मान सेम, ठीक बात। वास्तव में ये दोनों क्या है, सीरीज कनेक्शन के समान, तो सीरीज कनेक्शन में पहचान ही होता है कि टेंशन का मान सेम, ठीक बात। तो आप इसका बात कर देखो, पूरे रस्सी का टेंशन का मान सेम, थोड़ा सा इसको समझने के लिए कि इसको यहाँ नीचे दिखा देते हैं, ये mg, ये देखो यहाँ पर टेंशन का फ्री बॉडी नाम बना है, तो ऊपर में क्या हो गया टेंशन t, ठीक बस, और नीचे क्या हो गया mg, क्या है ठीक है। अब इस t का वैल्यू मान लेते हैं, इसमें इलोगेशन कितना आया x1, इसमें इलोगेशन कितना आया x2, तो t बराबर क्या हो गया, दिस इज k1 x1, ये बराबर k2 x2, और ये बैलेंस कर रहा है आपको mg। सो आप यूज कर सकते हैं k1 x1 बराबर mg, k2 x2 बराबर mg। तो क्या इसके मदद से आप x1 का मान निकाल लेंगे और इसके मदद से आप x2 का मान निकाल लीजिए। सो यह आपका कुछ इस प्रकार का स्थिति, ठीक है। तो 2 स्प्रिंग जुटा हुआ, 3 स्प्रिंग जुटा हुआ, 4 स्प्रिंग जुटा, बस सभी में क्या है कि अगर वो सीरीज में जुटा है तो सभी में टेंशन का मान सेम, अगर सीरीज में जुटा हुआ है तो सभी में टेंशन का मान सेम, बस यही जी करता है। हाँ, यही इसके विपरीत, अगर वो इस तरह का ब्लॉक है, ये देखो, अगर 2 स्प्रिंग इस प्रकार का जुटा हुआ है, इस प्रकार का जोड़ दिया जाए, इसका K1 और K2, अड़ी बात, तो पैरेलल में जुटा होने से फायदा क्या होता है कि इस बार टेंशन का मान तो सेम नहीं लेकिन इलोगेशन सेम, टेंशन का मान सेम नहीं लेकिन इलोगेशन सेम। हाँ, पूछा जाए कि क्या रिजल्ट होगा, तो फिर बढ़िया बना, तो ऊपर तुम्हारे पास क्या K1 इंटू एक्स, देखो एक्स इलोगेशन, दूसरा में भी इलोगेशन सेम ही रहेगा, और नीचे हो गया mg। सो हम कह सकते हैं कि K1 प्लस K2 x बराबर mg। सो x बराबर दिस इज mg डिवाइड बाय K1 प्लस K2, और इस प्रकार का इलोगेशन निकाल सकते हैं। तो जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन है तो इलोगेशन निकाल लीजिएगा, बस तरीका वही है कि टेंशन फिर प्रोग्राम बनाए और क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बस देखो, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ पर एक ब्लॉक दे दिए, ये वाला ब्लॉक ऐसा दिए, फिर से इसको बनाए और एक 2 ब्लॉक दे दिए, इसका मास m1, इसका मास m2, ये K1 और ये K2। कहा जाए कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, ठीक, बताइए स्ट्रिंग में क्या टेंशन, माने फाइंड द इलोगेशन इन द स्ट्रिंग्स, बताइए इलोगेशन कितना कितना होगा। तो उससे बात करते हैं ऊपर वाले ब्लॉक का, ठीक, बस ये वाला ब्लॉक का फिर बनाम देखो m1 ऊपर की ओर क्या रहा, देखते जाओ। मान लेते हैं कि इसमें इलोगेशन कितना है x1, इसमें कितना है x2, जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम बना जैसे पहले ग्राउंड सीखा है। ऊपर की ओर क्या लगेगा K1 x1, नीचे एक स्प्रिंग जुटा हुआ है जिसके कारण K2 x2 प्लस m1 g,
m1g दोनों बैलेंस किए हुए हैं। सो k1x1 बराबर k2x2 प्लस m1g, ये एक इक्वेशंस। इसी प्रकार से नीचे वाला ब्लॉक का ऑल्सो, नीचे वाला ब्लॉक का फिर परिणाम देख लो। ऊपर में क्या आ गया 10 k2x2, जैसे पीछे बनाना सीखा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, यानी k2x2 बराबर दिस इज m2z। तो अगर x2 निकालना चाहे तो निकल जाएगा यहाँ से, और इसी चीज का मान अगर हम यहाँ पर बैठा लें तो क्या आपका x1 निकल जाएगा। ठीक है, बस इसको अगर हम फर्स्ट में बैठा दें, अड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट, सो k1x1 बराबर देखो k2x2 का वैल्यू कितना आया था m2z प्लस m1g। कोई ट्रिक नहीं, कोई रूल बनाने की जरूरत नहीं है, बस परिवर्तन पर विश्वास कीजिए और बना लीजिए। देखिए आप x1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक बात, ये इस x1 का वैल्यू आप इसको निकाल सकते हैं, हो जाएगा ऐसा। देखो इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी, जैसे ये रहा, ये पुली है, अड़ी बस ये दो ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, अड़ी बस दो ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, बहुत बनाए हैं। अब इसी में क्या है, सब कुछ वही है, बस केवल इसके साथ एक अथी भी जोड़ दे। ठीक है, मान लो ये 2 kg का है, ये 4 kg का है, अड़ी बस इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k का वैल्यू 100 है। क्या पूछा कि फाइंड द एक्सेलरेशन एंड इलोगेशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन, फाइंड द इस प्रकार का। तो तुम क्या कर रहा, तुम इसको एक तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हो। ऐसा वाला क्वेश्चन में इसको तुम इमेज ही नहीं समझो, रस्सी है, सीधा सीधा सीधे सीधे रस्सी है, टेंशन कितना है t, इसमें भी टेंशन t, इसमें भी टेंशन t और इसमें भी टेंशन t, जैसा बनाते आए थे। बताओ इसका फिर बढ़िया सब कुछ वही बनेगा, सब कुछ वैसे बनेगा। क्या बनेगा, देखो t माइनस 2z बराबर 2a, और यहाँ पर 4z माइनस t बराबर 4a, सब कुछ वही, टी कैंसिल। सो वैल्यू क्या हो गया 10 2z बराबर 6a, a का वैल्यू क्या हो गया दिस इज g/3। कोई फर्क नहीं पड़ा है, स्प्रिंग है तो है। हाँ, अगर हमको स्प्रिंग का भी चाहिए ठीक बस, तो आप किसी एक से पहले टेंशन निकाल लो, हम पहले से टेंशन निकालते हैं। सो t बराबर क्या हो गया 2z प्लस 2a, 2z/3, यानी कि 8z/3। तो ये टेंशन आ गया ना, टेंशन। अब इसका वैल्यू मैं इलिगेशन पूछ रहा है, तो ना रस्सी का टेंशन t बराबर क्या है दिस इज kx, तो t बराबर हो गया 8g/3, k का मान दिया वो 100, क्या आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस इसमें आ जा सकता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, सीधे सीधा क्वेश्चन है, सीधा कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन बनेगा। हाँ, अब आइए कोई स्प्रिंग को कट करने वाला क्वेश्चन, जो अब मेंस का लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कट करने का क्वेश्चन, कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को काट दिया जाए या काट दिया तो क्या इफेक्ट होगा। तो उसमें दो तरह का चीज डिस्कस कर रहे हैं। देखो एक सिंगल स्प्रिंग है, सिंगल स्प्रिंग है, ठीक है, एक ही स्प्रिंग है, अगर तुम उसको उसका किसी भी स्ट्रिंग के लिए सिंगल स्प्रिंग है, सिंगल स्प्रिंग में, ठीक है, सिंगल स्प्रिंग का अगर हम बात कर दें तो उसमें तुम्हारे पास k इंटू एल का प्रोडक्ट, मान जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसके लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब k इंटू एल बराबर कॉन्स्टेंट्स, k इंटू एल बराबर कॉन्स्टेंट्स। हम क्या बोलना चाहते हैं ये समझो। जैसे मान लो ठीक बस, मान लो इस प्रकार का सिस्टम है, एक लेंथ कितना है एल, ये वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट के, अगर इसको दो स्प्रिंग में तोड़ दिया जाए, दो स्प्रिंग में तोड़ दिया जाए इक्वल इक्वल, लेंथ हो गया l/2 l/2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दिस इज 2k और इसका वैल्यू 2k। जस्ट ये प्रोडक्ट कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर लेंथ आधा हो गया तो ये वाला डबल, लेंथ डबल होता तो ये वाला आधा। तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान रखो, कभी कभी इसका भी जरूरत हम लोग को पड़ जाएगा। बोलो बराबर ना, लेंथ का और डबल और आधा करते हुए फायदा निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रोपोर्शनल में बढ़ जाता है। दूसरा ठीक है, अगर देखो एक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, फिर एक वर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का वर्ड। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर दो स्प्रिंग है या तीन स्प्रिंग है, जोड़ दिया जाए सीरीज में, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में
एक का है K1, एक का है K2, एक का K3। ठीक बस, तो K इक्विवेलेंट अगर आपको चाहिए कि हाँ इक्विवेलेंट इसका निकालना कभी जरूरत पड़ जाए तो आप इसको ध्यान रखिएगा। K इक्विवेलेंट, तो ये कैपेसिटर के समान 1/K इक्विवेलेंट बराबर 1/K1, 1/K2, 1/K। रेजिस्टेंस का उल्टा कैपेसिटर के समान कुछ इस तरह का बिहेव करेगा। हाँ, अगर कभी पैरेलल में जुटा हुआ हो, पैरेलल में जुटा हुआ और K इक्विवेलेंट का जरूरत पड़ेगा तो आपका K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन का फायदा ले सकते हैं। और हम तो दिखा रहे हैं, कोई क्वेश्चन दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ इस पर कभी जरूरत पड़े तो बनाना। आइए नेक्स्ट, अब तुम्हारे पास क्या है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन तुम हम दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखो। जैसे मान लो कोई एक स्प्रिंग से कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, दो स्प्रिंग है, कोई रस्सी है, स्प्रिंग और रस्सी के कॉम्बिनेशन से कुछ ऑब्जेक्ट लटका हुआ है। अगर स्ट्रिंग को या स्प्रिंग को या स्ट्रिंग को, धागा को या स्प्रिंग को काट दिया जाए तो उनका इमीडिएट एक्सेलरेशन क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, इमीडिएट एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर धागा को या स्प्रिंग को काट दिया है तो इमीडिएट एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो, कोई भी चीज जिस चीज को तुम काटोगे, एकदम बढ़िया से कंसेप्ट सुनो। कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट कि व्हेन ए स्प्रिंग और स्ट्रिंग इज कट, जब एक स्प्रिंग या स्ट्रिंग को काटा जाता है तो उसमें मौजूद टेंशन का मान 0, उसमें मौजूद टेंशन का मान 0। पहला कंसेप्ट समझ बात। जिस स्प्रिंग या स्ट्रिंग को काटोगे वहां पर जो स्प्रिंग या स्ट्रिंग है उसका टेंशन 0, उसका टेंशन 0। ठीक, बस आप ठीक है, तुरंत उसका टेंशन आप 0 ले सकते हैं। दूसरा, उसके साथ ठीक है, ठीक है, उसके साथ अटैच दूसरे स्प्रिंग और स्ट्रिंग का बिहेवियर समझो। दूसरा स्प्रिंग ठीक है और स्ट्रिंग, दूसरा धागा जो रहेगा, उस जिस ऑब्जेक्ट का स्प्रिंग को काटे उस ऑब्जेक्ट से जुटे हुए दूसरा धागा, ठीक है, बस धागा का खासियत क्या रहेगा कि उसका टेंशन जो है अपने आप को रीएडजस्ट करेगा, टेंशन अपने आप को तुरंत रीएडजस्ट करेगा, और धागा से जुटे हुए जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका एक्सेलरेशन सेम, धागा से जुटे हुए जितना भी ऑब्जेक्ट है उनका एक्सेलरेशन सेम। इसी के विपरीत अगर आप स्प्रिंग का बात करेंगे तो ठीक है, जो बगल वाला स्प्रिंग है वो तुरंत अपना नेचर को एडजस्ट नहीं करता है, वो तुरंत अपने नेचर को या अपने साइज को एडजस्ट नहीं करता है, इसलिए स्प्रिंग फोर्स में कोई अंतर तुरंत नहीं आता, बाद में आएगा, थोड़ा देर बाद तो हो जाएगा, लेकिन तुरंत अंतर नहीं आता है। अड़ी बस अपने टेंशन को वो पूरे में स्प्रिंग फोर्स को वो एडजस्ट नहीं करता है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, पहला कंसेप्ट क्या बोले कि जब स्ट्रिंग या स्प्रिंग को काटा जाए, एकदम ध्यान से सुन लो, लिख लो, जब किसी धागा या स्प्रिंग को काटा जाए तो उसमें मौजूद टेंशन या रिस्टोरिंग फोर्स का मान इमीडिएटली जीरो, पहला। दूसरा, जो उसके साथ नेबरिंग स्ट्रिंग या स्प्रिंग रहेगा, नेबरिंग और स्ट्रिंग रहेगा, उसका बिहेवियर समझो। धागा का खासियत क्या होगा कि धागा में मौजूद टेंशन अपने आप को रीएडजस्ट कर देगा, लेकिन उसके साथ जुटे हुए हर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम, टेंशन को रीएडजस्ट करेगा और उसके साथ जुटे हुए हर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम। इसी के अगेंस्ट जबकि स्प्रिंग में क्या होता है, काटने के तुरंत बाद वो अपने टेंशन को या स्प्रिंग फोर्स को रीएडजस्ट नहीं कर पाता है, साथ में उसके साथ जुटे हुए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, के बाद डिफरेंट होगा। ये देखो, जैसे ये बात को समझो, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से, ठीक, बस ये आपका मास m, ये भी मास m के इसका वैल्यू, ठीक, बस सब कुछ रुका हुआ था। आपसे क्या कहा जाएगा कि जब ये ठीक है, जब ये धागे को काट दिया जाए, बताइए इसका पोजीशंस क्या होगा, एकदम बढ़िया से समझो। ठीक है, व्हेन स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग धागा is cut, find acceleration of the objects।
और ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन आप निकाल दीजिए। ठीक है, व्हेन स्ट्रिंग इज कट, जब स्ट्रिंग काट दिया जाए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये बात ठीक है, जो स्ट्रिंग को काट दिया है तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। आपको हम क्या बताएं कि जैसे काटेंगे तो ये वाला टेंशन जीरो। ऐसा क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले काटने के पहले वाला पोजीशन को डिस्क्राइब कर लो, आराम से टेंशन इस इलोगेशन निकाल लो सब कुछ। ठीक, बस काटने के पहले, बिफोर कटिंग देखो एकदम बढ़िया, बिफोर कटिंग का सिचुएशन देख लो। ब्लॉक बी में क्या लगेगा, नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर क्या हो गया, दिस इज kx। ठीक है, बैलेंस था इसलिए kx का वैल्यू क्या हो गया, mg के बराबर। ठीक है, दोनों बैलेंस किया हुआ था इसलिए kx का वैल्यू mg के बराबर। ठीक है, ब्लॉक बी का दिखा रहे हैं, ब्लॉक ए का देख लो। ऊपर की ओर रस्सी का टेंशन T, नीचे हो गया kx अब प्लस mg। सो दोनों बैलेंस किया हुआ तो T बराबर दिस इज kx प्लस mg। ये हो गया बिफोर कटिंग। तो आप हमेशा ऐसा निकाल लो। अड़ेगा टेंशन में निकाल, चाहो तो इस फिगर में दिखा सकते हैं। देखो ऊपर की ओर टेंशन कितना है, T बराबर kx प्लस mg, kx का वैल्यू भी mg, तो mg और mg मिलाकर 2mg। ठीक है, सो ऊपर में क्या हो गया, दिस इज टेंशन का वैल्यू था 2mg। इसका जो तुम्हारे पास इसमें नीचे की ओर स्प्रिंग फोर्स के कारण kx लग रहा था mg, ये ऊपर kx लग रहा था, ये kx है, kx का वैल्यू mg और ये इसका टेंशन mg। मतलब सारा फोर्स को हम फिगर में दर्शा दिए, सारा फोर्स को इस फिगर में दर्शा दिए। निकाल के सारा फोर्स को दिखा देना। सुनाई दे रहा है मेरे बात, पहले निकाल लो और सारे फोर्स को फिगर में दर्शा दो। उसके बाद आप सिचुएशन को देखो, सोचो क्या हो। उसके बाद तुम्हारे पास स्ट्रिंग को काट दे, है ना बात। जैसे ये धागा काटे, ये वाला टेंशन गायब। जो चीज काटेंगे उसका टेंशन या रिस्टोरिंग फोर्स गायब। लो इसको गायब, ये गायब। पूरा सिचुएशन देखिए, ये स्प्रिंग, बगल वाला स्प्रिंग तुरंत एडजस्ट नहीं होता है। बगल वाला स्प्रिंग अपना टेंशन या इलोगेशन को तुरंत एडजस्ट नहीं करता, बाद में कर लेगा, तुरंत नहीं करता है। माने ये वाला फोर्स अपना एज इट इज रहेगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम देखो ए का, अब ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ए पर क्या फोर्स लग रहा है, ए पर क्या फोर्स लग रहा है, अड़ी बस दिस इज mg, आप प्लस एक kx का वैल्यू, ये आपका kx लगा mg, आप प्लस एक तो mg भी लग रहा होगा। सो mg प्लस mg, देख लो नीचे की ओर क्या था 2mg, ऊपर में कोई फोर्स नहीं, ऊपर में 0। स्वाभाविक वस्तु नीचे की ओर आएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2mg माइनस 0 बराबर क्या हो गया, ma। 2mg माइनस 0 बराबर ma। सो a का वैल्यू कितना हो गया, दिस इज 2g, ये 2g के एक्सप्रेशन से आएगा ये वाला। अब जरा इसको देखो, ब्लॉक बी का ठीक है, ऊपर की ओर क्या लगा है mg, ऊपर की ओर mg, नीचे की ओर mg। सो mg माइनस mg बराबर क्या हो गया, दिस इज m इंटू a2। सो a2 का मान क्या आ गया, 0। मतलब इसके एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस पे ये रेस्ट में रहेगा और ये 2g से आएगा। बोलो बात समझ में आया। फिर से अगर यही का दूसरा सिचुएशन को देखो, अगर ये वाला बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे पास हम ये वाला बात समझाएं कि अगर नीचे वाला स्ट्रिंग जैसे यह था, ऊपर में कितना था 2mg, सब चीज ऐसे ही था शुरू। अब कहा कि नीचे वाला स्प्रिंग काट दिया जाए। देखो स्ट्रिंग की जगह पर अगर हम स्प्रिंग का बात करें, हम बढ़िया से समझो, व्हेन स्प्रिंग इज कट, जो चीज काटेंगे वो वाला फोर्स गायब, है ना, जानते हैं। तो देखो नीचे वाला फोर्स ये वाला गायब, ये जो स्प्रिंग फोर्स तुम्हारे पास था kx, ये गायब, ये स्प्रिंग फोर्स kx गायब, स्प्रिंग गायब हो गया तो क्या होगा। अब तुम सोचो, अटी बात, स्प्रिंग का जो फोर्स है वो गायब, अब क्या रह गया, ब्लॉक ए पर और ब्लॉक बी, वही स्थिति देखो। अटी बस ये टेंशन तुरंत रीएडजस्ट, ये टेंशन तुरंत रीएडजस्ट, ठीक है, टी डैश टी नहीं रह जाएगा। बोले थे कि उसके जिस काटोगे तो टेंशन तुम्हारा रस्सी रहता तो रस्सी का टेंशन रीएडजस्ट, स्प्रिंग रीएडजस्ट नहीं होता है।
टेंशन रीएडजस्ट, यानी कि अब ऊपर वाला ब्लॉक में देख लो तुरंत अपना टी डैश बराबर क्या हो जाएगा mg। सो वस्तु इक्विलिब्रियम में रुक जाएगा और टी डैश बराबर mg। और नीचे वाला पोजीशन देख लो, नीचे वाला ब्लॉक ऊपर mg, ऊपर जो स्प्रिंग के द्वारा था वो तो जीरो हो गया। सो क्या हो जाएगा mg माइनस जीरो बराबर ma, यानी कि a का वैल्यू सो नीचे वाला ऑब्जेक्ट g एक्सेलरेशन के साथ गिर जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया होगा। तो ये इसका कुछ स्थिति है। ठीक है, बस एक बार फिर से देखो, जल्दी से देखो फिर से एक क्वेश्चन को इस प्रकार देख लो। यहां से था ये वाला पहला वाला ब्लॉक का एक स्प्रिंग लटका हुआ था, उसके बाद एक दूसरा ब्लॉक लटका हुआ था, एक और ब्लॉक लटका हुआ है, पहला 3 जो लटका हुआ है। ठीक है, ये आपका K1 मान लेते इलोगेशन कितना आया x1, ये आपका K2 इलोगेशन कितना आया x2, ये आपका K3 इलोगेशन कितना आया x3, सबका मास m। ठीक है, ब्लॉक A B C कहा जाए कि फाइंड द, ठीक है, अगर मान लेते इसमें से किसी एक स्प्रिंग को काटा जाए तो बाकी का बिहेवियर डिस्कस करना है, तो आप कर लीजिएगा, हम एक का केवल कर लेते। अरे बस मान लेते हैं कि हम मिडिल वाला काट दे तो क्या बिहेवियर होगा। तो हम जैसे बताए सबसे पहले काटने के पहले उसका नीचे डिस्कस कर लीजिए। तो आप देखो नीचे की ओर ध्यान देना, सिलेक्ट करते हैं, नीचे का क्या लगेगा mg, ऊपर लगेगा K3x3। तो हम ऐसा कर सकते हैं स्प्रिंग फोर्स K3x3 बराबर mg, ये लग रहा होगा mg, ये ऐसा। इस स्थिति में इस स्थिति को ध्यान से देखो, यहाँ पर K3x3 और प्लस इसका वजन mg, ये वाला mg मिलाकर 2mg। देखो ये 2mg ऊपर की ओर क्या लगेगा, दिस इज K2x2 चूंकि इक्विलिब्रियम है तो ये दोनों इसको बैलेंस करते हुए 2mg यहाँ पर आइए K2x2 प्लस mg, 2mg और mg 3mg, और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज K1x1 बराबर 3mg। लो ये आपका पहला सजेशन, मतलब काटने के पहले का बात करते हुए मान लो कि हम बीच वाले स्प्रिंग को काट दिए, ये वाला स्प्रिंग को काटे, तो आपका बाकी का नेचर पूछ रहा है, एकदम बढ़िया से चल रहा है, नेचर काटे तो उसका बिहेवियर करेंगे। अब बताओ हम क्या तुमको पता है कि जैसे काटोगे उस रस्सी का टेंशन या स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो जीरो। तो किसको है, ये वाला काटे, माने ये वाला K2x2 का जो फोर्स था, K2x2 का फोर्स वो वाला गायब, ये K2x2 का फोर्स गायब। बस ये समझने की कोशिश करो, ये mg नहीं गायब होगा, K2x2 क्या गायब हो गया। अब K2x2 के बाद mg, अब बाकी एक एक करके बिहेवियर। तीसरा, इसके साथ जिसको हम काटे वो तो गायब हो गया, लेकिन उसके बगल वाला स्प्रिंग अपने आप को तुरंत एडजस्ट नहीं कर रहा, धागा तो एडजस्ट हो जाता लेकिन स्प्रिंग एडजस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ब्लॉक ए का स्थिति देखो, ऊपर की ओर तुरंत एडजस्ट नहीं हुआ, तो पहले क्या लग रहा 3mg, अभी भी कितना लगेगा 3mg, हाँ नीचे कितना रहा mg, स्वाभाविक ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो गया, तो 3mg माइनस mg बराबर ma1, काटोगे तो 3g माइनस 2g यानी कि a1 बराबर 2g अपवर्ड। सो पहला वाला ब्लॉक ऊपर की ओर भागेगा 2g के साथ, हो जाएगा बस। ब्लॉक बी को देखो, ब्लॉक बी को, ठीक है, ब्लॉक बी का स्थिति क्या रहेगा, ऊपर वाला तो गायब, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नीचे क्या है, नीचे तुम्हारे वाला स्प्रिंग एडजस्ट नहीं करता है, mg तो रहेगा ही, K3x3 अपना वही रहेगा, यानी नीचे क्या हो गया, दिस इज 2mg और ऊपर गायब। देख लो K3x3 रहेगा प्लस mg रहेगा, यानी 2mg तो नीचे लगेगा ही। ठीक है, सो 2mg माइनस 0 बराबर दिस इज ma2, सो a2 बराबर 2g लेकिन डाउनवर्ड। अब जरा सी का देख लो, सी का पोजीशन, तो सी में ऊपर की ओर क्या लग रहा है, K3x3, ऊपर की ओर लग रहा है mg, देख लो K3x3 वो एडजस्ट नहीं हुआ, नीचे क्या रहा mg, सो mg माइनस mg बराबर दिस इज ma3, सो a3 का मान क्या आ गया 0, ये आपका एडजस्ट। तो बताओ स्प्रिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया, स्प्रिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। तो हम काटने वाला कंसेप्ट बहुत सिंपल है, एक बार हम फिर से रिपीट कर सुन लो बढ़िया से।
जिस स्प्रिंग को यह धागा को काटा जाएगा, जिस स्प्रिंग या धागा को काटा जाएगा उसमें मौजूद टेंशन या स्प्रिंग फोर्स तुरंत इमीडिएटली जीरो, इमीडिएटली गायब। लेकिन उसके साथ बगल वाला स्ट्रिंग या धागे का बिहेवियर समझो। बगल वाले धागे का टेंशन रीएडजस्ट करेगा और उस धागे से जुटे हुए सारे ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन के साथ चलेगा, सेम एक्सेलरेशन के साथ चलेगा। लेकिन स्प्रिंग का बिहेवियर उल्टा, स्प्रिंग अपने टेंशन को तुरंत रीएडजस्ट नहीं करता है, इस कारण उसके साथ जुटे हुए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। बात समझ में आ गया? यह स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, देखो अब इस पर स्प्रिंग में क्वेश्चंस उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, बन जाएगा। ठीक है, एक लास्ट वर्ड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है वो आपका वेरिएबल मास का। जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट्स में कभी कभी इस तरह क्वेश्चंस रहे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका लेंथ l, मास m, ठीक है, इस पुली पर ऐसा लगा हुआ है और ये, ठीक है, और कहा जाए कि इसका जैसे इसका मिडिल पॉइंट पर देखा जाए, ठीक मिडिल पॉइंट पर कहा टेंशन निकाले, तो ऐसा क्वेश्चन में अगर यूनिफॉर्म मास दिया हुआ तो आराम से आप इसको दो भाग बना लो, ठीक है, इसका दो भाग आप इसको ट्रीट कर लो। ये दो भाग का वास्तव में बना हुआ है, ठीक है, चूंकि इक्वल मास है तो माने यूनिफॉर्म है तो m/2 और m/2 मास हो गया। और अब आप इसका टेंशन डिस्क्राइब कर लो। बाकी जैसे तुम जानते ही है, बस क्या हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि आप उसको दो भाग में बांटकर सवाल को बना सकते हो, चाहे वो लंबा लटका हुआ तब भी, ओरिजेंटल है तब भी, इंक्लाइंड है तब भी, आप इस तरह से बनाओ, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। ठीक, बस बोलो समझ में आ गई बात? ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, यहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लास्ट। जितना टॉपिक हम लोग डिस्कस करना चाहिए था वो सारा टॉपिक हम डिस्कस कर दिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आपको रिवीजन करके उसको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, थैंक यू।